सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से अपने भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के अंतर्गत आज द्वितीय अध्याय जिसका की नाम है राजा, किसान और नगर, इस शीर्षक का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसवी तक की जो आरंभिक राज्य हैं और उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमको इस भाग में क्या क्या पढ़ना है। हमारे उस समय के जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्रारंभ जो राज्य का हुआ, राज्य कैसे बना, तो उन राज्यों के बारे में, उन राजाओं के बारे में, नगरों के बारे में और जो वहाँ का किसान वर्ग है, कृषक वर्ग है, उसके बारे में। राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसवी के मध्य आती हैं। इनमें बहुत प्रमुख एक राजनीतिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि। आप लोगों ने पहले अध्याय में अभी अध्ययन किया है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि बहुत ही एक उन्नत अवस्था में सभ्यता थी, इतना उसका विस्तार हुआ, इतने दिनों तक वो उत्कर्ष के काल में रही, उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन हुआ। पतन के लगभग 1500 वर्ष तक यहाँ पर निरंतर विकास होता गया और जो कुछ भी ये अंतराल था, इतने बीच का 1500 वर्ष का अंतराल था, उसमें यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारे भारत में जितने भी परिवर्तन हुए तो उनमें प्रमुख जो एक तत्व था वो था कृषि और व्यापार। तो उन सब के कारण धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ और इसी काल में हड़प्पा के पतन के पश्चात, जो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, उनके आसपास जो लोग बसे थे, उन्होंने ही ऋग्वेद का या लेखन किया। इसी समय हमको दक्षिण भारत में या जो दक्षिण का पठारी भाग है वहां पर हमको चरवाहा संस्कृति का प्रमाण मिलता है और महापाषाण संस्कृति के भी प्रमाण मिलते हैं। इसमें लोगों को दफनाने के साथ में लोहे के उपकरण भी दफनाए जाते थे और कब्र के ऊपर बड़े बड़े पाषाण रखे जाते थे, इसीलिए इस संस्कृति का नाम महापाषाण हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर राज्यों का विकास हुआ। व्यापार और कृषि के माध्यम से ही उन्नत अवस्थाएं में अर्थव्यवस्था आई और उसमें से एक राज्य का निर्माण हुआ और धीरे धीरे यही आगे बढ़ करके साम्राज्य भी बने। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रिंसेप और प्रियदर्शी की। 1830 के दशक में भारत जबकि एक औपनिवेशिक देश था, अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, उस समय यहाँ पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्या एक चीज आई कि जो प्रिंसेप थे उन्होंने लिपि जो हमारे यहाँ प्राप्त होते थे, अभिलेख और सिक्के, उनका अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने पर उनको पता चला कि वो किसी एक ऐसे राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी, यह इसका प्राकृत स्वरूप है। प्रियदर्शी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। बहुत सारे और अभिलेखों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने पाया कि यह जो प्रियदर्शी या मनोहर मुखाकृति वाला राजा है, यह संभवतः अशोक है, क्योंकि दूसरे अभिलेखों में इसका नाम अशोक पाया गया। तो प्रिंसेप की इस खोज के कारण जब उन्होंने इस लिपि को पढ़ लिया, जिसको हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, खरोष्ठी लिपि कहते हैं, तो इन दोनों लिपियों के पढ़ने के पश्चात उन्होंने इन अभिलेखों का बहुत गहनता से अध्ययन किया और पाया कि यह जो अशोक है ये उस समय के हमारे सम्राटों में सबसे प्रमुख एक राजा रहे और इन्होंने इस समय की ये जो परिवर्तन हुआ इसके कारण हमारे यहाँ जो भी राजनीतिक लोग थे, नेता थे, उनके मन में और इतिहासकारों के मन में भी एक नया संचार हुआ।
इन अभिलेखों के पढ़ने के पश्चात हमारे जो उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे उनके अंदर भी यह एक संचार हुआ कि हमारे यहाँ भी पहले कितना बड़ा साम्राज्य हो सकता हुआ है और इतने अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, इतना एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की समृद्धशाली, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इसके कारण वो लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और इतिहासकारों को आगे बढ़ने के लिए और कहा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जन से कैसे जनपद बने और फिर जनपद से महाजनपद। तो जन, जैसे कि हम लोग आप बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि कितने जन थे, कितने लोग थे, कहाँ जा रहे हैं, तो जन की बात आती है कितने जन थे। तो जन सामान्यतया लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जन शब्द। तो जन एक परिवार है, एक कुल है, वो जहां पर रहने लगे, पद जिनका जहां पर चरण पड़ा वो जनपद कहलाया। एक परिवार या समूह जहां जाकर के बस गए, रहने लगे, वो जनपद कहलाया। धीरे धीरे उसी में जब विकास हुआ और वो प्रशासनिक इकाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई, समूह बढ़ता चला गया, तो उसको जनपद का नाम और फिर उसी में महाजनपद का विकास हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जन क्या है, लोग या कुल या जाति का स्वरूप है। जनपद ऐसा भूखंड है जहां पर वो जन जाकर के बस जाते हैं, रहने लगते हैं। महाजनपद राज्य की एक बहुत ही विशाल इकाई है। गण और संघ, ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये जो महाजनपद है, इनमें महाजनपदों में राजवंश भी है और गण संघ भी है। गण या संघ जिनकी बात करें हम, तो राजवंश में एक राजा होता है और वही पैतृक व्यवस्था से उसका ही पुत्र आगे राजा बनता है। निरंतर यही व्यवस्था कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। लेकिन जहां पर संघ की बात होती है, वहां पर केवल एक राजा नहीं होता, बल्कि वहां पर चुने हुए कुछ लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है जो कि पूरे प्रजा पर शासन करता है। ऐसा ही उदाहरण हमको ओलिगार्की, जो यूनानी प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो इन गण और संघों में केवल एक राजा नहीं होता था, अपितु प्रशासनिक वर्ग होता था, लोग होते थे, एक चुने हुए पूरी कई समूह, लोगों का समूह हो सकता था जो कि वहां पर वो शासन करते थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्हीं गण और संघों में से ही हमारे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो हम लोग बात करते हैं अब 16 महाजनपदों की। तो ये 16 महाजनपद जो हमारे उत्तर भारत में स्थित थे और एक दक्षिण भारत में, तो इनका क्रमशः हम लोग परिचय ले लेते हैं। पहला है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो अंग, अंग जिसकी राजधानी चंपा है। दूसरा महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद वो पाटलिपुत्र हो गई। राजगृह राजाओं का घर। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल, राजधानी श्रावस्ती। वज्जी, राजधानी वैशाली। मल्ल, यह संघ था और इसमें दो भाग थे, तो पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी। अच्छा, इसमें वैशाली जो है वो भी एक संघ है। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, इसकी दो राजधानियां हैं, अहिच्छद्र और काम्पिल्य। मत्स्य, विराट। शूरसेन, मथुरा। अश्मक, पोतन। अवंती, उज्जैनी या महिष्मती। गांधार, तक्षशिला और कंबोज, जिसकी राजधानी थी हटक। तो ये हमारा उस समय की 16 महाजनपद हैं और इन महाजनपदों का नाम हमको बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। यद्यपि कि सारे नामों की सूची एक जैसी नहीं है, फिर भी पांचाल, वज्जी, अवंती और तमाम सारे कई ऐसे महाजनपद हैं जिनका नाम हमको सारी सूचियों में एक जैसा ही मिलता है। तो ये हमारे 16 महाजनपदों की अवस्थिति है उस समय की। पूर्व से हम लोग शुरू करेंगे तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती और अश्मक। अश्मक आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण में पड़ता है, नर्मदा के नीचे, और ऊपर उत्तर पश्चिम में हम लोग देखेंगे तो हमको वहां पर गांधार और कंबोज दो और राज्य दिखेंगे। तो इस प्रकार से इन 16 महाजनपदों की उस समय की स्थिति यह थी। उन 16 में से भी ये 4 महाजनपद उभर करके आए, जिसमें सबसे पहला था मगध। तो मगध के उत्कर्ष का क्या कारण था, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो मगध एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गंगा का मैदान है। पहली बात, वहां पर पानी की बहुत अधिकता है, नदियां हैं जिसके कारण पानी है, जिसके कारण की कृषि है। जल ही जीवन है, इसलिए वहां पर जीवन अधिक है। तो
ऐसे में कृषि की प्रचुरता है, लोगों की वहां पर अधिकता है और जल के कारण वहां पर आवागमन भी बहुत ही सरल है। वहां पर पास में ही जो हम मगध की बात कर रहे हैं, ये आज के बिहार में पड़ता है, बिहार और छत्तीसगढ़ पूरा झारखंड का क्षेत्र है। तो वहां पर लोहे की खदानें और भी खनिज वहां पर काफी सारा मिलता है। तो उस लोहे की प्रचुरता के कारण इस मगध को और शक्ति मिली और उसके कारण जो कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ या जो शस्त्र बनाए गए, अस्त्र और शस्त्र जो कि उन्होंने औजार के रूप में प्रयोग किए, जिसके कारण उनकी शक्ति बढ़ती चली गई। लेकिन इस सब के लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का होना भी जरूरी था जो कि इस सब को नियंत्रित कर सके। तो वहां पर हम पाते हैं कि एक निश्चित क्रम में हमको लगातार महान राजाओं का पूरा वंश दिखाई देता है। तो सबसे पहला कारण इसका हम यही मानेंगे कि वहां पर वीर प्रतापी और योग्य शासकों का वर्ग था, जिसमें कि बहुत सारे राजाओं का वंश है, जैसे कि बृहद्रथ वंश है, हर्यक वंश है जिसके महाप्रतापी राजा बिंबिसार और अजातशत्रु हैं, हर्यक वंश के हो गए शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग हैं, नंद वंश के राजा महापद्म नंद हैं, धनानंद हैं, जिनको कि धन का एकत्रित करने का बहुत ज्यादा शौक था। मौर्य वंश है, यह मौर्य वंश की ही हम बात करेंगे, इसी को हम लोग और सविस्तार पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि एक क्रम से हमको लगातार बहुत ही वीर प्रतापी राजा मिल रहे हैं जो कि उसको पूरा एक साम्राज्य के रूप में उन्होंने उसको स्थापित किया। महाजनपद जो बताया हमने आपको, दूसरा कारण कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग हुआ, ये लोहे की अधिकता के कारण इन्होंने कृषि उपकरणों में प्रयोग किया और दूसरा अस्त्र शस्त्र बनाने में। यहाँ पर उपज भी बहुत अधिक होती थी जल की उपलब्धता के कारण, और जल से आवागमन भी बहुत ही आसानी से हो सकता था, इसलिए गंगा का अपवाह तंत्र भी हमारे इस प्रयोग में आया। और एक जंगली हाथी, उसके जंगल में वहां पर हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे, तो उन्होंने उन जंगली हाथियों का प्रयोग अपनी सेना में किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिकंदर इन्हीं नंद की सेना से डर करके ही वापस चले गए थे उनकी सेना। तो ऐसा यूनानी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नंद के पास 6 लाख पदाती थे, 30,000 अश्व थे, 9,000 जंगली हाथियों की सेना थी और बहुत बड़ी और सेना थी, अश्वारोही थे, उसमें रथ भी थे, तो चतुरंगी सेना थी। चलिए हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग को बहुत जगहों से सूचना प्राप्त होती है, तो वो कौन सी स्थान है जहां से मिलती है? तो सबसे पहले इसमें हमारे यूनानी जो राजदूत हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे, वो मेगस्थनीज, उन्होंने जो भी अपने विवरण दिए हैं, यद्यपि कि वो पूर्णतया उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो भी अंश है वो इंडिका के नाम से हम लोग उसको पढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य जिनको आप लोग जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, उनके ही बाद में मंत्री बने और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर ही चल करके इतना बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अशोक के अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभिलेख किसी भी राजा के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखाए गए वो अभिलेख हैं, वो चीजें हैं पत्थर पे उकेरे गए हैं, या ऐसे मतलब जो स्थायी रूप से उन्होंने दान पत्र या फिर अपनी आज्ञाएं, ऐसा कुछ भी निर्देश प्रजा के लिए जो दिया गया हो, उस सबको अभिलेख कहते हैं। और उन्हीं अभिलेखों में अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं जो कि उन्होंने जगह जगह पर अपनी राज्य की प्रजा के लिए लिखवाए थे। मुद्रा राक्षस, ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि उस समय की तत्कालीन घटनाओं का पूरा एक हमको वर्णन मिलता है। विशाख दत्त ने यह मुद्रा राक्षस लिखा और उस समय की घटना है जबकि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से सत्ता का परिवर्तन करते हैं और धनानंद को अपदस्थ करके स्वयं राजा बनते हैं। धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें हमें इसके बारे में सूचना मिलती है। फाहियान और वेनसांग के इतिवृत्त हैं, जो भी वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो भी यहाँ पर देखा और मौर्य काल के बारे में जो भी उनको जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने अपने विवरणों में लिखा और इसको हम लोग अध्ययन करके मौर्य काल के बारे में जान सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य, यह एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। आपने भी देखा कि 16 महाजनपद भारत के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इतनी दूर तक विस्तृत थे, कहाँ अफगानिस्तान और आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र और कहाँ पूर्व का हमारा बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक का पूरा विस्तृत अंग जिसको हम लोग मानेंगे उड़ीसा, तो यहाँ तक पूरा विस्तृत है। तो इतनी भौगोलिक विविधता के साथ में इतना बड़ा प्रशासनिक साम्राज्य, जहाँ एक तरफ कश्मीर भी उसमें आता है और दक्षिण में पूरा
सुवर्णगिरी का नाम आता है, जो कि हमारी कर्नाटक की स्वर्ण की खानें हैं। यहाँ तक इतने बड़े साम्राज्य को संभालना, और जिसको कि पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित किया और अक्षुण्ण रखा बिंदुसार ने। किसी समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था, जिसको कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने पुनः जीत करके मौर्य साम्राज्य में विलीन कर लिया। तो उनका ये जो विशाल साम्राज्य था, उसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा उनके लिए। तो उन्होंने अपने प्रशासन में काफ़ी बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रयोग की थी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अशोक का धम्म और अभिलेख। अशोक को पूरा साम्राज्य तो उन्होंने तलवार के बल पर स्थापित कर लिया, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने धम्म का सहारा लिया, और इसके माध्यम से अपनी प्रजा में अपने प्रति उन्होंने प्रेम भावना उत्पन्न की। अशोक ने अपने तलवार के बल पर पूरे साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने धम्म का सहारा लिया और अभिलेख लिखवा करके अपनी भावनाएं अपनी प्रजा तक पहुंचाई। मौर्य शासन व्यवस्था। तो जैसा हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है। कहाँ एक तरफ अफगानिस्तान की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ठंडी रेतीली भूमि, कहाँ आपकी पूर्व की एकदम समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, कहाँ आपका कश्मीर का क्षेत्र और कहाँ कर्नाटक की। तो सारी भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विषम थी कि उसको देख करके लगता नहीं कि एक कोई बिल्कुल ऐसा नियंत्रित करने वाला पूरा एक कठोर नियंत्रण का प्रशासनिक वर्ग रहा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रशासन की दृष्टि से इसको 5 प्रमुख भागों में बांटा था। सीधा नियंत्रण था वो उनका केंद्र की राजधानी, केंद्र पर रहता था, जो कि उनकी राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास का क्षेत्र था। दूसरा उनका तोसली था, तीसरा प्रांत उनका सुवर्णगिरी था, चौथा उज्जैनी और पांचवा तक्षशिला। तो इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने 5 भागों में बांटा और उसको अच्छी तरीके से उन्होंने उसका प्रशासन किया। प्रशासन के लिए हमको यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं उनके बारे में कि कैसे उन्होंने उसको नियंत्रित किया। तो ये हमें सूचना फायान के लेखों से भी मिलती है और यही हमें सूचना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूरी राजनीति के बारे में बताया गया है कि राजा किस प्रकार होना चाहिए, उसके मित्र कौन है, उसके शत्रु कौन है, दुर्ग कैसा होता है, उसकी मंत्री परिषद कैसी होती है, क्या उनके दायित्व हैं, इस सब के बारे में हमको वहां से सूचना प्राप्त होती है। तो जो हमको मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त हुई सूचना, उसके अनुसार सैन्य व्यवस्था को संभालने के लिए उनकी एक उप समिति थी और 5 और समितियां थी। उनमें से हर एक का दायित्व अलग अलग था। एक नौसेना संभालती थी, दूसरी उनकी हस्ती सेना की रखरखाव करती थी, तीसरा उनका पदाती और अश्वारोही के लिए अलग। तो इस प्रकार से हर समिति का कार्य बटा हुआ था। और इसके अलावा जो उप समिति थी वो भोजन का प्रबंध करना, सामान और रसद को पहुंचाना, बैलगाड़ियों का प्रबंध करना और उनके शिल्पकारों और अन्य सैनिकों के सुविधा का सारा सामान उपलब्ध कराना, ये सब उनका दायित्व रहता था। और भी हमें ऐसी अर्थशास्त्र से जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें हमें नगर की समिति के बारे में पता चलता है। जो नगर की समितियां होती थी वो जनगणना भी करती थी, रखरखाव के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, बढ़ई के बारे में, जो भी वहां पर और जितने भी कामगार थे सबके बारे में सूचना एकत्रित करना, उनको संभाल के रखना, विदेशियों के आने जाने की सूचना, सारी चीजों का एक साथ वो ध्यान रखा करते थे। अलग अलग समितियों में अलग अलग अधिकारी होते थे। जैसा कि अर्थशास्त्र में हमें 18 अधिकारियों के बारे में पता चलता है। उसमें राजा हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, द्वारिक हैं, कर्मांतिक हैं, खनन से संबंधित अधिकारी हैं, युवराज हैं और भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि बाद में जब अशोक राजा बनते हैं तो वो उसमें धर्म महामात्रों को जोड़ देते हैं, जो कि धार्मिक व्यवस्था को भी निश्चित करते हैं कि सब पूरी प्रजा धर्म का पालन करे। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे सम्राट के अधिकारी और उनके कार्य, तो उन्हीं कार्यों में ही जो अब हम लोग को और भी उदाहरण मिलता है कि जैसे नदी या जल का प्रबंध है तो कब जल को छोड़ना है, कितना जल कहाँ से प्रवाहित करना है कि ज़्यादा सब पूरे में जल की उपलब्धता रहे, ऐसे भी हमें अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कर विभाग का पूरा अभिलेख है कि किस प्रकार से कर वसूला जाए, क्या किया जाए। तो ये पूरा साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता इसी से हम लोग जान सकते हैं कि जिस समय इसके बारे में पता चला तो सबके बीच में ये बहुत अच्छी बात गई कि हमारे यहाँ भी भारत में, जिसको कि अंग्रेजों ने बहुत ही
दबा के रखा हुआ था इतने वर्षों से, ये जाना कि हमारा इतिहास भी इतना समृद्ध है। और इस समय की कलाकृतियां जो हमको मिलती हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, उन्नत अवस्था को दर्शाती हैं। जैसा कि ये हमारा सिंह शीर्ष है जो कि सारनाथ में प्राप्त हुआ। जब अशोक ने अपने धम्म के बारे में लिखा है, धम्म जो कि उसका सार्वभौमिक है, सभी के मतों को लेकर के चलने वाला है, जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना है, जो कि बूढ़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम भावना, जीवों के प्रति अहिंसा की भावना और सबके प्रति सम्मान की भावना, ये अच्छी बातें उन्होंने बताई। इस सबको उन्होंने एक तरीके से पुनः सब स्तंभों पर लिखवाया, अभिलेखों पर लिखवाया और अपनी बात जनता तक पहुंचाई। तो यहाँ पर हम लोग सिंह शीर्ष को देख रहे हैं जो कि सारनाथ के स्तंभ से हमको प्राप्त हुआ है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने ये कहीं इसका चित्र अवश्य देखा होगा, क्योंकि हाँ, ये हमारा राज चिन्ह है। तो मौर्य साम्राज्य की महत्ता आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य था कि उस समय इतना बड़ा भूभाग भारत, जो कि विशाल विविधता के कारण बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग लोग हैं, विचार हैं, फिर भी वो उनको सबको एक साथ लेकर के चले, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने सांची का स्तूप भी बनवाया, और इसके साथ में ही आता है कि हजारों स्तूप अशोक ने और बनवाए थे, क्योंकि उन्होंने धर्म का सहारा लिया था, और वो धर्म था बौद्ध धर्म। कलिंग के युद्ध के पश्चात जब उन्होंने उस युद्ध की विभीषिका को देखा कि बहुत लाखों लोग मारे गए, कितने लोगों का रक्तपात हुआ, कैसे बिल्कुल सब बिखरा पड़ा है, तो वो देख करके, उसी समय जो बौद्ध भिक्षु था उसको देख करके उन्हें असीम शांति की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने वहीं पर निश्चय किया कि वो अब और कोई भी खून खराबा नहीं करेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को स्वीकार किया, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और उन्होंने इन सब बातों को उन्होंने अपने अधिकारियों तक पहुंचाया, और यह निश्चित किया कि वो प्रत्येक 5 वर्ष में जाकर के पूरी प्रजा का हाल ले, और जाने कि वहां पर कहीं कुछ भी उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, लोगों के बीच में शांति और व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए पुलिस विभाग भी था, उसके लिए गुप्तचर विभाग भी था, और इतने बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं कि कहाँ एक तरफ तक्षशिला और दूसरा आपकी उज्जैनी, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, तो इसके लिए उन्होंने राजमार्गों का जो निर्माण करवाया था वो छायाधार राजमार्ग थे। उसके साथ ही उन्होंने औषधालयों का निर्माण कराया, सरायों का निर्माण कराया, और उनके पास में ही अश्वशाला का निर्माण भी करवाया, जिसमें वो लोग रहते थे, यात्री रहते थे, व्यापारी रहते थे। उनकी सुरक्षा के लिए सेना होती थी, और सेना को संभालने के लिए, सेना का खर्च उठाने के लिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत होना बहुत आवश्यक है, जो कि कृषि और व्यापार ने इसलिए कार्य किया। तो ये धर्म के लिए उन्होंने जो स्तूप निर्माण करवाए, उसमें सांची का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण है, और जो आज भी हमारे पास संरक्षित स्मारक के रूप में है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये मौर्य साम्राज्य है। अशोक के अभिलेख देखिए कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, यहाँ से भी हमको जो आज के हमारे अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कांधार से मिला है। दक्षिण में देखेंगे तो सुवर्णगिरी के आसपास बहुत सारे अभिलेख हैं। ये शिलालेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख हैं, बहुत सारे अभिलेख हैं। तो इसको आप लोग देखेंगे, अच्छे से अपनी किताब में भी पढ़ेंगे, इस मानचित्र को मिलाएंगे और फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमने इसने पूरे अध्याय में क्या क्या अध्ययन किया। महाजनपदों के बारे में पढ़ा, महाजनपद 16 महाजनपद, उनके बारे में अध्ययन किया। भारतीय राजवंश जो मगध से प्रारंभ होकर के पूरे भारत में जिन्होंने राज्य किया, ऐसे वो मगध के प्रतापी शासकों के बारे में हमने पढ़ा। मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा, जो कि जब अजातशत्रु ने तलवार के बल से प्रारंभ किया और वहीं अशोक ने जाकर के इसको धर्म के साथ पूरा एक विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मौर्य प्रशासन पढ़ा, जो कि बहुत ही अच्छा था, एक उन्नत अवस्था में था। समाज में सबके बीच में वैमनस्यता ना हो, इसके लिए भी नियंत्रण के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। स्त्रियों के लिए अलग से स्त्री महामात्य नियुक्त किए गए थे, जो कि निश्चित करते थे कि सब स्त्रियों के साथ सम्मान का व्यवहार हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। अभिलेखों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, जिनमें कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो मुख्यतः प्राकृत भाषा में मिलते हैं और इसकी लिपि ब्राह्मी है, और जो उत्तर पश्चिम में मिलते हैं उनमें खरोष्ठी लिपि है। ब्राह्मी लिपि जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि है, जिसको हम लोग बाईं से दाहिनी ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि
दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रकार से हमने अपने इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया। तो बेटा अब आप लोगों को करना क्या है कि इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को आपको इसकी तिथियां लिखनी है। कब यहाँ पर नंदवंश था, उसके पश्चात कैसे मौर्य वंश ने यहाँ पर अधिकार किया, कब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा और कब अशोक बैठे, कब क्या हुआ, पूरी ऐतिहासिक घटनाक्रम आपको लिखना है। अच्छा, सामान्य लोग का जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार किस प्रकार से करते हैं? जो भी हमको सामग्री मिलती है तो उसको इतिहासकार कुछ अलग दृष्टि से देख करके उस समय के पूरे इतिहास, उस समय के पूरे समाज का एक चित्र बना देते हैं। तो वो किस प्रकार से उसको करते हैं, अभिलेखों को पढ़ करके उस समय के बारे में कैसे जानते हैं। जिनके बारे में अगर तिथियां दी हैं तब तो ठीक बात है, लेकिन जिनमें तिथियां नहीं दी रहती हैं ऐसे भी अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनको हम लोग आवश्यक समझते हैं और कई बार पता चलता है वो मात्र दान के ही कारण उसको प्रयोग किया गया था। तो जिनमें तिथियां अंकित नहीं होती उनमें उनकी लिपियों की सादृश्यता से उनकी खोज की जाती है। तो अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं ये देखेंगे और मानचित्रों की तुलना करेंगे। जो आपकी पुस्तक में मानचित्र दिए गए हैं उसमें देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में जो भी महाजनपद सम्मिलित हुए हैं उनकी आप सूची बनाएंगे और वहां पर कौन कौन से अभिलेख उनके प्राप्त हुए हैं। तो बेटा आपको इस सब के लिए दीक्षा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसके बारे में सारी किताबें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। आप वहां से पढ़ेंगे और उसके साथ अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। और इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं कहां पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जो सब्सक्राइब कर लेंगे आप यूट्यूब पर चैनल और फिर इसको आप पुनः देख सकते हैं। तो इसको बार बार देखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।